नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल पांडे बाबा लॉज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले दिनों में हमारे कुछ वीडियोस आए हैं, उस पे हमारे चैनल पे डाले गए हैं। एक पॉक्सो एक्ट को हमने कंप्लीट किया और आपका काफ़ी प्यार और सम्मान मिला है। उसी से प्रेरित होकर हम आगे मेजर लॉज की ओर भी बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम CRPC स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। हालांकि जान रहे हैं आप लोग कि BNSS आपका जो है आने वाला है 1 जुलाई से। तो लेकिन राजस्थान का जो सिलेबस है उसमें अभी CRPC ही रखा गया है। CRPC IPC एविडेंस एज इट इज़ अभी उसमें है। तो इस समय हम पुराने लॉज को ही पढ़ेंगे, हमारा ध्यान उन्हीं पर रहेगा। ठीक है, हम एक रिवीजन पर्पस से इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि हम इसका एक क्विक रिवीजन करें। ठीक है, और माइनर लॉज भी जो भी होंगे आते रहेंगे पैरेलल साथ में। ठीक है, और हम CRPC स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम CRPC 1973। ठीक है, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ चीज़ें नोट डाउन हैं पहले से ही। ठीक है, इन्फोर्समेंट डेट इसकी पता ही है आप लोगों को, 1 अप्रैल 1974 को इन्फोर्स होता है ये। ठीक है, ड्राफ्टेड बाई KVK सुंदरम। इसका जो ड्राफ्ट था वो KVK सुंदरम जी ने तैयार किया गया था। इसकी जो प्रेम्बल है वो कहती है कि कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। चैप्टर 1 पे आ जाएं। जो इसका प्रारूप है, टोटल इसमें 37 चैप्टर्स और 484 सेक्शंस हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका प्रिलिमिनरी है, जो कि शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की सेक्शन 1 बात करता है। इसके होल ऑफ इंडिया इसका जो है एक्सटेंशन है, लेकिन इसके चैप्टर 8, 10 और 11 जो है नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों को केवल चैप्टर 8, 10 और 11 ही लागू होते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे तो और भी चैप्टर्स लागू हो सकते हैं। चैप्टर 8, 10, 11, 8 आपका जो है कीपिंग पीस फॉर गुड बिहेवियर से रिलेटेड है। 10 आपका जो है पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड है, और 11 जो है प्रिवेंटिव एक्शंस हैं पुलिस के, तो उससे रिलेटेड है। तो वहाँ पे केवल यही चैप्टर्स एप्लीकेबल है। क्लॉज 3 में 1 में दिया हुआ है 1 अप्रैल 1974 को इन्फोर्स होता है। आ जाते हैं डेफिनेशन क्लॉज पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं डेफिनेशन क्लॉज से। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन ना पूछे जाएँ। सबसे पहले आपका आ जाता है 2A में बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। बेलेबल ऑफेंस में क्या आता है? बेलेबल ऑफेंस वही है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में जो है बेलेबल ऑफेंस के रूप में बताया गया है, या फिर किसी अन्य लॉ के अनुसार जमानती बनाया गया है। इसमें 2 शेड्यूल दिए गए हैं पीछे। फर्स्ट में आपका कैटेगराइजेशन है, बेलेबल, कॉग्निजेबल, किसके द्वारा ट्रायबल होगा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। सेकेंड शेड्यूल में आपके कई फॉर्म्स दिए हुए हैं कि चार्ज का क्या फॉर्म होगा, क्या चीज़ें किस प्रारूप में होंगी। तो फर्स्ट शेड्यूल में के अकॉर्डिंग जो है बेलेबल ऑफेंस वही होगा जो फर्स्ट शेड्यूल में है। 2B में आ जाइए। 2B में चार्ज को डिफाइन किया गया है। जब 1 से ज़्यादा कई हेड्स हों तो उनमें से कोई भी हेड्स चार्ज के अंतर्गत आएगा। बेयर एक्ट आप लोग ज़रूर अपना साथ में रखें। जब मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, बेयर एक्ट हमेशा साथ में रखिए। मेरा कोई भी वीडियो आप देखें, बेयर एक्ट जरूर रखिए साथ में, और पेन रखें। जो भी चीज़ें हैं साथ में मार्क करते रहिए साथ में। 2B में चार्ज है। चार्ज का जो फॉर्म दिया हुआ है शेड्यूल 2 में आपके फॉर्म नंबर 32 पर है। आप लोग चाहें तो एक बार पीछे देख सकते हैं। फॉर्म नंबर 32 में आपके उसका फॉर्म दिया हुआ है। फिर 2C में आपका आ जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C में डिफाइन किया गया है। 2C पे ही चाहें तो आप 2L लिख लीजिए, वहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? जो कि फर्स्ट शेड्यूल में या किसी अन्य लॉ के अनुसार जिसे कि वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है अभियुक्त को, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एल में नॉन कॉग्निजेबल बताया गया है। उसके बाद 2D में आ जाइए आप। कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है। कंप्लेंट क्या होता है? ओरल और रिटन जो है, जिसमें कि कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित मजिस्ट्रेट को दिया गया कोई स्टेटमेंट है, जो ओरल या रिटन किसी रूप में हो सकता है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पूछी जाती है एग्जाम में, कि इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती। ठीक, और एक्सप्लेनेशन जो इसका 2D का है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस उठा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के बाद पाता है कि जो मामला है वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो वहां पर जो उसकी रिपोर्ट समझी जाएगी वो उसको एज ए परिवादी, एज ए कंप्लेनेंट उसको ट्रीट किया जाएगा पुलिस को, और वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी। और हाँ, एक चीज़ और है इसमें कि जो
कंप्लेंट फाइल की जा रही है वो नोन या अननोन कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने ऑफेंस किया है, जरूरी नहीं कि पता ही हो, किसी के भी अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। 2E में हाई कोर्ट आपका डिफाइन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हैंड नोट आप जाने। ई में हाई कोर्ट है, अंदर से बहुत नहीं पूछा गया। एफ में इंडिया को डिफाइन किया गया है, ठीक है। जी में आप देख रहे हैं कि इंक्वायरी डिफाइन है। इंक्वायरी में क्या चीज़ें आती हैं जो कि विचारण से भिन्न है, अदर देन ट्रायल, ठीक है, वो चीज़ें आ रही हैं इसमें। एच में इन्वेस्टिगेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है पूछ लिया गया है कई बार कि फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इतना मार्क कर लीजिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट आ जाइए आप 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, जिसमें कि एविडेंस ओथ पर लिया जाता है, ठीक है, जब एविडेंस लिया जा रहा है, ओथ पे लिया जा रहा है, इट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग। जे में आपका जो है लोकल जुरिस्डिक्शन डिफाइन है, ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर से नहीं पूछते हैं। 2K में आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जो कि सेक्शन 8 में जो बताया गया है उसी की रिकॉर्डिंग है, ठीक है, कि उसमें बताया गया है कि 10 लाख से ऊपर अगर जनसंख्या है तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बताया जाता है। एल में आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया। सी में आपका कॉग्निजेबल था, यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ जा रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी चाहें तो आप 2L पर 2C मेंशन कर लीजिए, ठीक है। एम में नोटिफिकेशन है। एन में ऑफेंस है, ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। आईपीसी में सेक्शन 40 आपका अपराध की बात करता है, यहाँ पे 2N में भी इसको डिफाइन किया गया है। 2N में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इसके अंतर्गत जो है कैटल ट्रेसपास एक्ट की सेक्शन 20 के अंतर्गत किया गया कोई ऑफेंस भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद ओ में आ जाइए, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। इसमें अगर ऑफिसर इंचार्ज मौजूद नहीं है तो कांस्टेबल के रैंक का ऊपर का कोई भी व्यक्ति उसमें ऑफिसर इंचार्ज का वर्क कर सकता है, ठीक है। 2P में प्लेस डिफाइन है। प्लेस के अंतर्गत आपका हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल, ठीक है, गृह भवन, तंबू, यान और जलयान, ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे आ जाइए आप 2Q में प्लीडर को डिफाइन किया गया है। प्लीडर के अंतर्गत जो डेफिनेशन दी गई है इसमें ऐसे न्यायालय से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विधि व्यवसाय करने के लिए जिसे अथोराइज किया गया है कोई भी व्यक्ति है। और प्लीडर सीपीसी में भी आपका डिफाइन किया गया है, चाहे तो लिख लीजिए यहीं पे 2 + 15 में सीपीसी में प्लीडर को डिफाइन किया गया है। 2R मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। डेफिनेशन क्लॉज में भी लिखा हुआ है कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज मैंने लिख भी दिए हैं, ठीक है। 2R में पुलिस रिपोर्ट डिफाइन है, जो कि कहती है कि 173(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को दी गई पुलिस रिपोर्ट, ठीक। पुलिस रिपोर्ट के साथ साथ एक क्वेश्चन और पीटी में कई बार पूछ लिया जाता है कि एडिशनल पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, तो आप चाहें तो वहीं पे 173 क्लॉज 8 मेंशन कर लीजिए। एडिशनल पुलिस रिपोर्ट का प्रोविजन किया गया है कि अगर पुलिस रिपोर्ट भेजने के बाद पुलिस अधिकारी को लगता है कि वहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है तो आगे इन्वेस्टिगेशन करके और वो रिपोर्ट भेजता है तो उसे एडिशनल पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। एस में आपका जो है पुलिस स्टेशन डिफाइन किया गया है, ठीक है। टी में प्रिस्क्राइब्ड है। यू पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वही व्यक्ति है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह यहाँ पर लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला, जो अगर डायरेक्शंस पर भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे वी में उपखंड को डिफाइन किया गया है, ठीक है। उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। डब्ल्यू में समन मामला, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू में समन मामला है और उसके बाद WA आ जाता है, उसमें विक्टिम डिफाइन है और उसके बाद X में वारंट मामला है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार जो है आप लोग। तो समन मामला जैसे S2W में आप जाएंगे तो W में आपको क्या मिलता है, W में वारंट मामला नहीं है, समन मामला है, ठीक। W से वारंट होता है लेकिन वारंट नहीं है, W में समन है, इस तरीके से आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो कि वारंट मामला नहीं है, डेफिनेशन यही दी गई है। फिर X में जब आप आ जाओगे उसके अगले सेक्शन में जस्ट, तो फिर वारंट मामला वहाँ पे डिफाइन किया गया है। वारंट मामला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, कि 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से, इसमें मृत्यु या आजीवन कारावास, ये सारे ऑफेंसेस आ जाते हैं। मेनली आप जानिए कि 2 वर्ष के ऊपर का अगर ऑफेंस है तो वो वारंट मामला होगा। 2WA इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, विक्टिम को डिफाइन किया गया है। ओरिजिनल कोड में नहीं था, 2008 में अमेंडमेंट से ये चीज़ जोड़ी गई, क्योंकि मलीमत कमेटी की अनुशंसा पे आया था विक्टिम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और 31/12/9 से ये इन्फोर्स हुआ, पूछा भी गया है ये कई बार।
तो पीड़ित को डिफाइन किया गया है। पीड़ित के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जिसके जो व्यक्ति विपरीत है, जिसे उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है। ये चीज मार्क कर लीजिएगा। गार्जियन और लीगल एयर भी उसमें इंक्लूड है दोस्तों, ये भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, लास्ट में आप आ जाइए वाई में। आपका जो डेफिनेशन दिया गया है कि जो चीजें यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई हैं उनका वही अर्थ लगाया जाएगा जो कि आईपीसी में। ठीक है, सेक्शन 3 में आ जाइए आप। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन ये, आगे बढ़ जाते हैं। इसका 3 का डी थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, जो कि सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 डी में जो कि आपका बता रहा है महानगर क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे महानगर क्षेत्र के प्रति निर्देश है, और प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। तो क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। ठीक है, फिर आप सेक्शन 4 पे आ जाइए। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज। तो जो भी ट्रायल होगा वो इस प्रोसीजर के अनुसार होगा, आईपीसी का या फिर अदर लॉज का। 5 में सेविंग्स दी गई हैं कि अगर किसी अन्य लॉ के रिगार्डिंग कॉन्ट्राडिक्शन में है तो उन लॉज को सेव किया गया है सेक्शन 5 में। चैप्टर 1 आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। डेफिनीशन क्लॉज, डेफिनीशन क्लॉज एक बार दोस्तों आप फिर से एक बार देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो देख बताया मैंने सारा आपको। एक आपका अवेलेबल ऑफेंस मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बी चार्ज काफ़ी पूछा जाता है। सी के साथ एल भी मैंने मेंशन करवा दिया है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। डी आपका कंप्लेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी इंक्वायरी, एच में इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए इधर, ये सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस था, इधर एल में आपका ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वहाँ पर भी बता दिया मैंने। उसके बाद एन में ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट 2R में डिफाइन है, पूछा गया है कई बार। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2U में डिफाइन है, ये भी पूछा गया है कई बार। समन केस W में, X में वारंट और WA में विक्टिम। ये सारी डेफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि अंदर और बाहर दोनों से पता रहनी चाहिए आपकी। बाकी नोट्स आपको पता रहने चाहिए कि इसमें क्या डिफाइन है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर डेफिनेशन क्लॉज से आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चैप्टर 2 में, जिसमें कि दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस सेक्शन 6 में दिया गया हुआ है कि हाई कोर्ट और इस कोड के अदर कोई विधि के अधीन, किसी लॉ के अधीन गठित न्यायालय इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन से न्यायालय आ रहे हैं? इसमें आपका फर्स्ट है कि सेशन कोर्ट, दूसरा है कि जेएम फर्स्ट या एमएम, थर्ड है कि आपका द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट जेएम सेकेंड, और फोर्थ में आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, फिर सेक्शन 7 आपका जो है टेरिटोरियल डिवीजन की बात करता है। तो टेरिटोरियल डिवीजन ये सब थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, इन सब सेक्शंस के बारे में बहुत नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन। ठीक है, प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा और उसमें सेशन खंड होंगे, और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे। ठीक है, और राज्य की नए जिले बनाने की शक्ति जो है 7 क्लॉज 2 में है। जो राज्य आपका जिले बनाता है, ठीक है, तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के कंसर्न से बनाता है, हाईकोर्ट के कंसर्न से आप जो है ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकता है। 7 क्लॉज 2 देखिएगा, बैरैक्ट में अपने आप देखते रहिएगा आप लोग जो है। ठीक है, 8 में आ जाइए आप। मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफाइन है, डिफाइन आपका किया गया था 2K में, वहाँ पर भी 8 बताया था मैंने। वही है कि अगर 1 मिलियन से ऊपर, आपके 10 लाख से ऊपर अगर जनसंख्या है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया है। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, प्रेसिडेंसी, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। इसका क्लॉज 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या अगर 10 लाख से कम हो जाती है, ठीक है, क्लॉज 4 यही बता रहा है, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रह जाएगा। लेकिन क्या मेट्रोपॉलिटन एरिया न रह जाने के बाद प्रोसीडिंग्स कैसे देखी जाएंगी? जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो, अगर कोई मामला इस तरीके से रजिस्टर्ड हो चुका है कि एज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, भले उसका जनसंख्या कम हो गई है तो आगे के मैटर्स वैसे देखे जाएंगे, लेकिन पिछले जो मैटर्स हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया की तरीके से ही ट्रीट किए जाएंगे। सेक्शन 9 पे आ जाइए आप। कोर्ट ऑफ सेशंस की बात करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्थापित कर रही है, और प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा
जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों मार्क कर लीजिएगा, इसको पूछा जाता है कि सेशन जज अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, इसमें और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 9 में। ठीक है, सेक्शन 10 पे आ जाइए, सहायक सेशन न्यायाधीश और न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। तो सभी जो सहायक सेशन न्यायाधीश हैं वो अधीनस्थ होंगे। असिस्टेंट जो सेशन जज होता है वो अधीन, हालांकि जो BNSS आपका आ रहा है उसमें ये असिस्टेंट वाला पद जो है समाप्त कर दिया गया है। वैसे भी यूपी में आपका नहीं रहता था, उसको उसमें समाप्त ही कर दिया गया है। हम आगे अभी इसको राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक क्विक रिवीजन के लिए लाए हैं। आने वाले समय में हम आप लोगों का अगर प्यार इसने इसी तरीके से हमें मिलता रहा तो हम BNSS और सारे एक्ट्स को डील करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, असिस्टेंट और हाँ असिस्टेंट और एडिशनल दो चीज़ें होती हैं, आप लोग देखते होंगे। तो एडिशनल जज जो होता है वो जूनियर नहीं होता है सेशन जज के। आप लोगों के दिमाग में रहता होगा कई बार कि एडिशनल जो सेशन जज है वो जूनियर होता है, उसका रैंक का केवल डिफरेंस रहता है, वो इक्विवेलेंट रहता है। असिस्टेंट जूनियर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि सत्र न्यायाधीश और जिला जज दो चीज़ें आप लोग देखते होंगे कि बोली जाती हैं। तो सत्र न्यायाधीश क्या होता है, सत्र न्यायाधीश वो होता है जब वो क्रिमिनल मैटर्स को ट्राई करता है। वही जिला जज साहब हो जाते हैं जब वो सिविल मैटर्स को ट्राई करते हैं, देखते हैं, कोर्ट वही रहती है। ठीक है, तो थोड़ा एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, जान लीजिए आप लोग। आगे आ जाइए आप, सेक्शन 11 पे आ जाइए, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय। तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय क्या हो रहा है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के कंसर्न से जो है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना करेगी। सेक्शन 9 में आपने देखा दोस्तों कि सेक्शन 9 में जो स्थापना हो रही है उसमें हाईकोर्ट के कंसर्न से नहीं स्थापना कर रही है, लेकिन यहाँ पे जब मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं तो हाईकोर्ट के कंसर्न से स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, और जो सेक्शन 11 में आपका प्रोविजो है एक, वो राज्य सरकार जो है उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए विशेष न्यायालय की भी स्थापना कर सकती है अगर आवश्यकता हो, और इसका पीठासीन अधिकारी भी उस उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपका जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो हाईकोर्ट के द्वारा ही होंगे। ठीक है, फिर क्लॉज 3 इसका इंपॉर्टेंट है कि हाईकोर्ट जो है वो किसी भी सिविल जज को में न्यायाधीश के रूप में कोई व्यक्ति नियुक्त है तो उसको प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दे सकती है। आप देखते होंगे जो PCSJ का एक अपॉइंटमेंट होता है हमारा, जनरली सबसे पहले सिविल जज के रूप में ही अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद जब कोई उनको क्रिमिनल चार्ज दे दिए जाते हैं, कोई थाना सौंप दिया जाता है, तो वो आपके मजिस्ट्रेट का पावर मिल जाता है, और ये पावर देता कौन है, हाई कोर्ट देता है। ठीक, सेक्शन 11 कंप्लीट हो गया आपका। आगे आ जाइए, सेक्शन 12, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, CJM एंड एडिशनल CJM। ठीक है, तो उच्च न्यायालय ही प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करेगा, हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। क्लॉज 2 में आपका एडिशनल CJM भी जो है वो भी हाईकोर्ट के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। और उच्च न्यायालय क्लॉज 3A में आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदविहित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध कर सकती है, तो उच्च न्यायालय जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है, कोई किसी व्यक्ति को जो स्थानीय क्षेत्र में, जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों स्पेशल केसेस के लिए या स्पेशल क्लास के लिए जो है संबंध में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकती है और स्पेशल कोर्ट बना सकती है। ठीक है, इसका दोस्तों क्लॉज 2 आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। टेन्योर पूछ लेते हैं कि उसका टेन्योर कितना होगा, 1 साल का टेन्योर होगा। ठीक है, और क्लास 3 में जो हाई कोर्ट है, जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसको MM की शक्ति प्रदान कर सकता है। ठीक है, क्लॉज 14 सेक्शन 14 पे आ जाइए, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का लोकल जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो है। तो हाई कोर्ट के कंट्रोल के अधीन रहते हुए CJM उन क्षेत्रों की सीमाएं बनाएगा, हाईकोर्ट के कंट्रोल के अधीन रहते हुए, ध्यान रखिएगा, बनाता CJM है लेकिन हाईकोर्ट के कंट्रोल के अधीन रहते हुए। ठीक है, फिर आप आ जाइए सेक्शन 15, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। ठीक है, प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। जो प्रत्येक जो CJM होगा वो सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा, और अन्य जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे दोस्तों वो आपके साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, सेशन जज के जनरल कंट्रोल के अधीन रहते हुए CJM के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, फिर क्लॉज 2 उसके वितरण के संबंध में CJM नियम बनाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उनका जो बिजनेस होगा उसके लिए रूल्स जो है वो CJM बनाएगा। ठीक है,
सेक्शन 16 से आपका स्टार्ट हो जाता है महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय। तो यहाँ पर भी जैसे आपने पीछे पढ़ा, यहाँ पर भी जो है प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय होंगे जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के कंसर्न से बनाएगी। ठीक है, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय भी राज्य सरकार बना रही थी हाईकोर्ट के कंसर्न से, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय भी हाईकोर्ट के कंसर्न से राज्य सरकार बना रही है, लेकिन सेशन जज डायरेक्ट बना रही है सेक्शन 9 में आपने देखा। ठीक है, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, ध्यान रखिए, प्री में कई बार क्वेश्चंस पूछ देते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, आगे आ जाइए आप। सेक्शन 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महामजिस्ट्रेट। ठीक है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट द्वारा अपॉइंटमेंट हो रहा है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट अपने स्थानीय अधिकारिता के प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेटों को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। 18 आ जाइए, स्पेशल एमएम की बात की गई है, वैसे ही है जैसा आपने पीछे भी सेक्शन 13 में पढ़ा। विशेष मामलों के लिए, विशेष वर्ग के लिए केंद्र या राज्य सरकार हाईकोर्ट से जो है रिक्वेस्ट कर सकती है और वो बना सकते हैं। टेन्योर इनका भी 1 साल है। क्लॉज 3 में उच्च न्यायालय राज्य सरकार किसी एमएम को महानगर क्षेत्र के बाहर प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। ठीक है, फिर 19 में इनका भी सबऑर्डिनेशन की बात आ रही है एमएम की। तो जो सीएमएम होगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो और प्रत्येक अपर मुख्य एडिशनल जो सीएमएम होगा वो जो है सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था, और अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, फिर क्लॉज तो इसके बिजनेस के संबंध में वही जो है आपका सीएमएम रूल्स बनाएगा। ठीक है, 19 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। 20 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है। अब 16 से 19 तक आपने एमएम के बारे में पढ़ा, अब 20 से आगे आप 23 तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट कर रहा है? यहाँ राज्य सरकार अपॉइंट कर रही है डीएम का। ठीक है, 20 क्लॉज 1 में अपॉइंटमेंट ऑफ डीएम है, 20 क्लॉज 2 में आपका अपॉइंटमेंट ऑफ एडीएम। ठीक, 20 क्लॉज 3 आपका जिला मजिस्ट्रेट पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी अगर कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है तो राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस संहिता द्वारा डीएम को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित की जा सकती हैं। और 20(4) में एसडीएम का अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और 20 क्लॉज 5 आप देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं महानगर क्षेत्र में कमिश्नर ऑफ पुलिस को सौंप सकती है। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा इसको। फिर आप आगे आ जाइए, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेक्शन 21। राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट कृत्यों के लिए पालन करने के लिए, ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को नियुक्त कर सकती है जो कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे। सेक्शन 22 पे आ जाइए, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की लोकल जुरिस्डिक्शन, तो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए डीएम बनाएगा। जैसे कि वहाँ पढ़ रहे थे कि हाईकोर्ट के नियंत्रण के अधीन सीजेएम या सीएमएम बिजनेस के लिए बना रहा था, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव मामला है। ठीक है, 23 पे आ जाइए, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, तो अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट, देखिए आपको मैंने बताया भी था कि एडिशनल जो है वो जूनियर नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर भी वही चीज़ बता रहे हैं कि अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट डीएम के अधीनस्थ होंगे। अन्य जो होंगे एसडीएम्स और अन्य जो होंगे वो होंगे, लेकिन एडीएम जो होता है वो इक्विवेलेंट रहता है। ठीक है, बस रैंक का फर्क होता है, इसलिए वो एडीएम रहता है और वो डीएम रहता है, कुछ समय बाद वो भी उसी में हो जाते हैं। 24 पे आ जाइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइन कहाँ किया गया है 2U में, आपका पहले भी यहाँ पे चर्चा हो चुकी है जब मैंने पढ़ाया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, सेक्शन 24 देख लीजिए कि उच्च न्यायालय के लिए, हाईकोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट के कंसर्न से करके जो है केंद्र या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ठीक है, तो लोक अभियोजक नियुक्त करेगी दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, शैल टर्म यूज है, मैंडेटरी है, और अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है आवश्यकता अनुसार। शैल में का आप जानते हैं प्रिजम्पशन सेक्शन 4 में एविडेंस एक्ट, तो जहाँ पे शैल टर्म यूज है वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्लॉज 2 पे आ जाइए, किसी मामले में या किसी वर्ग के मामलों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है संचालन के लिए एक या एक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है किसी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ भी कर सकती है में है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं, अगर आवश्यकता लगे तो कर सकती है। फिर उसके बाद क्लॉज 3 में आ जाता है कि राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी जिले के लिए, मैंडेटरी है, कर रही है।
और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है, ठीक है, मे अपॉइंट, ठीक है। परंतु एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक, अगर एक जिले में कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट है तो किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी तथा स्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। क्लॉज 4 इंपॉर्टेंट है कि डीएम सेशन जज के कंसर्न से एक पैनल तैयार करता है जिसमें कि उन अधिवक्ताओं का नाम होता है जिनको कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट किया जाना है, ठीक। तो वो एक पैनल बनाएगी, उसमें उनका नाम होगा। और क्लॉज 5 आपका अगला कहता है कि कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उस पैनल में उसका नाम ना हो। और उसके अगला क्लॉज 6 आ जाता है कि उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है वहाँ राज्य सरकार ऐसा काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, ठीक है। रेगुलर कैडर अगर है तो उसके अनुसार लोक अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लॉज 7 पे आ जाइए। क्लॉज 7 क्लॉज 8 केवल योग्यता बता रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त होने के लिए प्रैक्टिस कितनी चाहिए, ठीक है। तो एपीपी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन पीपी के लिए आपको 7 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी है। और क्लॉज 8 आपका एसपीपी के लिए जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर कोई नियुक्त किया जा रहा है तो 10 ईयर्स प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए। मार्क कर लीजिए, क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो इसमें एक है, ये भी आपका वहीं से जोड़ा गया है 2008 के अमेंडमेंट से जब विक्टिम जुड़ा, ठीक है। यहाँ पर भी पीड़ित को अभियोजन की सहायता के लिए, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू इंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन। इस अमेंडमेंट के पहले जो विक्टिम होता था वो अपने लिए अलग से अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकता था। इस अमेंडमेंट के बाद जो विक्टिम है वो अपने लिए अलग से अधिवक्ता ला सकता है और वो उसके असिस्टेंस के लिए कार्य करेगा, जो सरकार का अधिवक्ता रहता है उसके असिस्टेंस में वर्क करता है। यहाँ भी ये चीज़ मेंशन है, उधर 301 302 उधर आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, सेक्शन 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के लिए, ठीक है, यहाँ पे मजिस्ट्रियल कोर्ट्स के लिए जो है उनके संचालन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, ठीक है, मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। फिर 1A उसका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, ठीक। क्लॉज 2 पे आ जाइए। कोई भी पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा, जैसा उपधारा 3 में उपबंधित है। पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नहीं हो सकता है। हो सकता है कब, क्लॉज 3 बता रहा है, जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामलों के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वहां पे प्रोसीडिंग्स कैसे कंडक्ट की जाएंगी, रोक तो नहीं दी जाएंगी, रखा जाएगा किसी को। तो वहां पर डीएम किसी अन्य पर्सन को, अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कंडीशन क्या है कि वह 2 कंडीशंस हैं इसमें कि उस अपराध के अन्वेषण में उसने इन्वेस्टिगेशन में कोई पार्ट ना लिया हो और दूसरा वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, ठीक है। ये 2 कंडीशन फुलफिल अगर करेगा तो उसको पुलिस को भी पीपी बनाया जा सकता है, लेकिन इन 2 कंडीशन का फुलफिलमेंट होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 25A पे आ जाइए आप। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा है ये, ठीक है। राज्य सरकार जो है एक अभियोजन निदेशालय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन नियुक्त कर रही है और अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उप निदेशक होंगे जितने वह ठीक समझे उसमें नियुक्त कर सकती है। इनके लिए भी इसमें जो व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे क्लॉज 2 में, उनके लिए योग्यता दी गई है कि 10 साल तक की उनके जो है व्यवसाय होना चाहिए, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हों, और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभियोजन क्लॉज 3 पे आ जाइए। प्रधान अभियोजन निदेशक होगा और राज्य के गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत करेगा। ये जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो गृह विभाग होगा उसका जो प्रधान होगा उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। क्लॉज 4 में आ जाइए कि प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। जो डिप्टी डायरेक्टर होंगे वो डायरेक्टर के अधीनस्थ होंगे। क्लॉज 5 आपका बताता है कि हाई कोर्ट वाले जो पीपी, एपीपी और एसपी होंगे, जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस के अधीनस्थ होंगे। और क्लॉज 6 बताता है जो डिस्ट्रिक्ट के होंगे जितने भी, वो डिप्टी डायरेक्टर के अधीनस्थ होंगे, जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे, ठीक है। फिर क्लॉज 7
देख लीजिए कि अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक की शक्तियां तथा कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निदेशक नियुक्त किया जाएगा ऐसे होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। और क्लॉज 8 लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। एडवोकेट जनरल पे ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये 2 चैप्टर कंप्लीट हुए।